हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है ये लिया है हिंदी का, और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हिंदी का। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है? तो इसमें राम धीरे धीरे पढ़ता है में जो धीरे धीरे है वह क्या है? यह है एक क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब क्रिया विशेषण क्या होता है कि क्रिया की जो विशेषता बताए वही क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया की जो विशेषता बताता है वही क्या है? क्रिया विशेषण है। जैसे राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो कैसे पढ़ रहा है? धीरे धीरे पढ़ रहा है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है पढ़ने का। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या फिर 13? तो चौपाई में 4 चरण होते हैं। जो चौपाई है उसमें 4 चरण होते हैं और जो प्रत्येक चरण है उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी? 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 16। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये होती हैं 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या फिर अकारांत? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? ख, थ, च या फिर फ? तो इसमें जो अल्प प्राण व्यंजन है वह कौन सा है? वह है च। कौन सा है? च। ठीक है। च व्यंजन अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवां व्यंजन अल्प प्राण होता है। जैसे कि हम क वर्ग में देखें तो क्या होता है? क, ख, ग, घ और ड़। ठीक है। ऐसे ही च वर्ग में देखें तो क्या होता है? च, छ, ज, झ और इङा। ठीक। तो इसमें क्या है कि अल्प प्राण क्या है? जो प्रत्येक वर्ग का पहला, ये हो गया पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का क्या? पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या होते हैं? ये होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। जैसे क वर्ग में इसमें ये जो पहला है क, फिर ये तीसरे नंबर पे ग और पांचवें नंबर पर ड़ा। तो ये क्या है? ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण क्या होते हैं? जो कम हवा से उच्चारित जो ध्वनियाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। और महाप्राण क्या होता है? जो अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनियाँ होती हैं वह महाप्राण होते हैं। और इसमें महाप्राण कौन सा है? तो जो बचे हैं वह महाप्राण हैं। ठीक है। जो बचे हैं वह क्या है? महाप्राण है। यानी कि 2 और 4, 2 और 4 वर्ग क्या है? ये महाप्राण है। और 1, 3 और 5 ये क्या है? ये अल्प प्राण है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, च। ऑप्शन सी, च। ये क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय होता है शब्दांश, वाक्यांश, पदांश या फिर पदांश? तो प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय एक शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश होता है, जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या फिर परिवर्तन ला देते हैं, तो वो क्या होता है? प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि लेखक में लेख शब्द के अंत में अगर हम अक जुड़ने से इसके अर्थ में जो विशेषता आ गई, अतः यहाँ क्या है? अक शब्दांश प्रत्यय है। क्या है? अक शब्दांश प्रत्यय है। ठीक है। प्रत्यय क्या है? जो कि शब्दांश के अंत में जुड़कर उसमें
परिवर्तन ला देते हैं तो वो क्या है, वह है प्रत्यय। जैसे कि लेख में अगर हमने अक जोड़ दिया तो क्या बन गया, लेखक बन गया। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्दांश। प्रत्यय होता है क्या, शब्दांश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। स्वर, आवाज, श्रवण, ध्वनिया। इसमें जो असमान शब्द है वह हमें चुनना है। तो स्वर, आवाज, ध्वनि ये सब क्या है, ये समानार्थक शब्द हैं। जबकि श्रवण क्या है, ये एक असमानार्थक शब्द है। ठीक है, असमानार्थक शब्द है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, श्रवण। अगला है जन्म, मृत्यु, उगना और उत्पादन। तो जन्म, उगना, उत्पादन ये सब क्या है, ये समानार्थ शब्द हैं, जबकि मृत्यु क्या है, ये असमानार्थ शब्द है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है स्टेटमेंट, इंडोर्समेंट, एनक्लोज्ड या फिर नोटिफिकेशन। तो अधिसूचना का जो अंग्रेजी अनुवाद है वह क्या है, वह है नोटिफिकेशन। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है नोटिफिकेशन। जबकि स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कथन। क्या बोलते हैं, कथन। ठीक है, और इसके अलावा एनक्लोज्ड को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं संलग्न, इसको बोलते हैं संलग्न। ठीक है, और इंडोर्समेंट को, इसको हम बोलते हैं पुष्टि या पृष्ठांकन, पुष्टि या फिर पृष्ठांकन। तो इसमें जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन डी, नोटिफिकेशन। इसका अर्थ क्या होता है, अधिसूचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है बानर, बंदर, पवन या फिर पर्यंक। तो तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से, तो वह है बंदर। क्या है, बंदर। और बानर, पवन, पर्यंक ये सब क्या है, ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। बंदर क्या है, इसमें तद्भव शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला जाए, या फिर छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो इसमें कृतवाच्य का कौन सा वाक्य दिया है, तो इसमें जो सही आंसर है वह कौन सा है, वह है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो वह क्या होता है, कृतवाच्य होता है। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पर क्या होता है, कृतवाच्य होता है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, इसमें कर्ता की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, इक्वल्स टू विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है या बराबर। ठीक है, ये विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक, लाघव चिन्ह या संयोजक चिन्ह। तो ये जो इक्वल्स टू है इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कौन सा चिन्ह है ये, इसका नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक, इसको हम बोलते हैं तुल्यता सूचक। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे है वह किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मुझे है यह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यह है उत्तम पुरुष। कौन सा है, उत्तम पुरुष। ठीक है, जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको, ये सब क्या है, ये है उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल। तो इसमें जो सही आंसर है वह क्या है, वह है ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, विनायक, एकदंत, धनद या फिर लंबोदर। तो इसमें जो गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह कौन सा नहीं है, वह है ऑप्शन सी, धनद। धनद गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फिर किसका है ये, तो धनद के पर्यायवाची शब्द और भी हैं, जैसे कि कुबेर, यक्षराज, राज, धनपति, अंकलेश, धनपाल, ये सब क्या हैं, ये धनद के पर्यायवाची शब्द हैं।
और गणेश के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गणपति, ये सब क्या हैं? ये गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुशिक्षित में उपसर्ग है पर, सु, ओ या फिर सी। तो सुशिक्षित में जो उपसर्ग है वह कौन सा है? वह है ऑप्शन बी, सु। कौन सा है? ऑप्शन बी, सु। ठीक है, इसमें सुशिक्षित में सु उपसर्ग है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए, अन्यथा, अतएव, परिणामत या फिर अरस्तु। तो अतः शब्द का समानार्थी क्या है इसमें? तो ये है, अतः शब्द का समानार्थी शब्द है परिणामतः। क्या है? परिणामतः। इसका शुद्ध रूप होता है परिणामतः। ठीक है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? परिणामतः। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, ए, ह या फिर छ। तो इसका कंठ प्लस तालु का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? वह है ए। कंठ का भी है और तालु का भी है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? वह है ए। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ भी है और तालु भी है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं संधि। जैसे कि देव धन आलय, देव धन आलय क्या हो जाएगा? देवालय। देव धन आलय क्या हो जाएगा? देवालय। ठीक है, तो यानी क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, उत्साह या फिर विस्मय। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। और जो इसमें भय है इसका स्थायी भाव क्या है? भयानक। क्या है? भयानक रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है? भय है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ठीक, और लास्ट है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार, दो चार खड़े में अलंकार है श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति, परिसंख्या या फिर प्रतीप। तो उस तपस्वी से लंबे थे देवदार, दो चार खड़े में क्या है? इसमें प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार है। जैसे प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है। जैसे कि प्रसिद्ध उपमान देवदार, ये क्या है? ये उपमान है। देवदार को उपमेय तथा उपमेय तपस्वी को उपमान मानकर वर्णन किया है। तपस्वी को उपमान मानकर वर्णन किया है। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संबंध, अधिकरण या फिर संप्रदान। तो छत से ईंट गिरी में क्या है? अलग होने का अर्थ बोध होता है। अलग होने का अर्थ बोध होता है, यानी कि छत से ईंट गिरी, यानी छत से ईंट गिरेगी तो क्या हो जाएगा? ईंट छत से अलग हो जाएगी। जब वो नीचे गिर गई तो छत से अलग हो गई। तो जब
अलग होने का जब बोध होता है तब क्या होता है, वहाँ होता है अपादान कारक। क्या होता है? अपादान कारक। ठीक है, जहाँ अलग होने का अर्थ बोध होता है, अर्थ ज्ञात होता है, वहाँ क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार, यह एक मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है या फिर लोकोक्ति है? तो एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का उदाहरण है। किसका है? लोकोक्ति का उदाहरण है। लोकोक्ति का तात्पर्य एक ऐसे वाक्य से है जो चमत्कृत ढंग से संक्षेप में किसी सत्य या नीति के आशय को स्पष्ट एवं सशक्त रूप में व्यक्त करता हो और अधिक समय से प्रयोग में आकर जनजीवन में प्रचलित हो गया हो। ठीक है, बोलते हैं ना एक अनार 100 बीमार, तो ये क्या है? ये है एक लोकोक्ति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? इसमें उच्छ्वास का संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये है उत धन श्वास। उत धन श्वास। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। संधि विच्छेद हो जाएगा उच्छ्वास का उत धन श्वास। अगला प्रश्न है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी अलुक तत्पुरुष। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? ये है अलुक तत्पुरुष का। वाचस्पति अलुक तत्पुरुष है। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल इसके और भी हैं, जैसे युधिष्ठिर और अंत्यवासी, परस्मे पदम। ठीक है, इसमें क्या है? ये सब इसमें क्या है? अलुक तत्पुरुष है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। अगर विद्यार्थी डैश होंगे तो देश का भविष्य डैश होगा। अक्लमंद, तेज, निडर, उत्साही, अचेत, गरिमाजनक या फिर आदर्शवादी, उज्जवल। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा आदर्शवादी और उज्जवल। आदर्शवादी और उज्जवल। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? उज्जवल होगा। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। अगला है, निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मलिन, अभद्र, विषम या फिर कोमल। तो निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है? ये होता है मलिन। निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है? मलिन होता है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन ए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।